मैं अमरचंद कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, SVD गवर्नमेंट कॉलेज सरदार सर, BSc पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत, अभिनंदन। आज हम थर्मोडायनेमिक्स के नेक्स्ट वीडियो में आपको जूल का नियम की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन दो फैक्टर के द्वारा हम निकालते हैं। आप जानते हैं कि किसी भी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा आयतन और ताप का फलन होती है और इन ताप और आयतन से आंतरिक ऊर्जा किस प्रकार प्रभावित होती है, यह अपन ने पूर्व वीडियो में देखा था। मैं बताऊं, किसी भी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में आंशिक परिवर्तन डेल E अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर T इंटू dV प्लस डेल E अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V इंटू dt द्वारा ज्ञात किया जाता है। आपने देखा कि इस समीकरण में जो आयतन से आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कैसे होगा, इसको निर्धारित करना संभव नहीं है। अर्थात एक स्थिर आयतन पर ताप के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर का और दूसरा स्थिर ताप पर आयतन के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का, इसमें से प्रथम व्यंजक को ऊष्माधारिता के साथ संबंधित करके हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, परंतु दूसरा जो व्यंजक है अर्थात स्थिर ताप पर आयतन के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर को प्रयोगों द्वारा ज्ञात करना बहुत मुश्किल है। जब तक इस आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन की दर का हम आकलन नहीं करेंगे, तब तक वास्तविक आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इस समस्या का समाधान करने के लिए जूल ने एक नियम दिया और इस समस्या का समाधान खोजा और उन्होंने बताया कि उन्होंने एक प्रयोग किया। उस प्रयोग के माध्यम से उन्होंने अपना नियम दिया, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जूल ने कहा कि किसी भी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप का फलन होती है, आयतन का फलन नहीं होती। अर्थात हम इसको जूल के प्रयोग द्वारा हम समझाएंगे। जूल ने अपने प्रयोग में एक वाटर बाथ लिया और उस वाटर बाथ में उन्होंने एक पतली नली से जुड़े हुए स्टॉपर युक्त पतली नली से जुड़े हुए दो बल्ब लिए। एक बल्ब में उन्होंने गैस भरी और दूसरे बल्ब में निर्वात रखा, अर्थात उस बल्ब की जो वायु थी उसको निकालकर निर्वात उत्पन्न कर दिया और उन दोनों बल्बों को थर्मामीटर के माध्यम से और विलोड़क के माध्यम से समान ताप करने के लिए उन्होंने जो है एक पात्र में उसको रख दिया ताकि ताप परिवर्तन न हो सके। जूल ने जब स्टॉपर खोला तो आप जानते हैं बल्ब ए की जो गैस है वो बी की तरफ प्रसारित होगी। चूंकि बी में निर्वात है, अतः बी की तरफ गैस प्रसारित होगी, तो इस प्रसार को हम मुक्त प्रसार के नाम से जानते हैं। अर्थात बी
की तरफ कोई भी दाब नहीं है, अर्थात दाब रहित है, इसलिए हम कहेंगे दाब शून्य है। इसलिए अपोजिंग जो दाब है, जिसको हम पीओपी के नाम से जानते हैं, अपोजिंग जो प्रेशर है वो शून्य होगा। और अपोजिंग प्रेशर जब शून्य होता है तो इस प्रकार से पारिपार्श्विक में किया गया कार्य शून्य होगा और इसको हम मुक्त प्रसार के नाम से जानते हैं। कि इसमें किया गया कार्य शून्य होगा तो उष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू यदि हम लें तो यहाँ W का मान शून्य होने पर डेल्टा ई बराबर Q होगा। अर्थात हम कहेंगे कि इसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है वो डेल्टा ई बराबर Q होगा। आप जानते हैं कि पारिपार्श्विक के तापमान में कोई वृद्धि नहीं हुई, इसका मतलब ये हुआ T बराबर शून्य। और आप जानते हैं T बराबर जब शून्य होता है, कोई भी पारिपार्श्विक से जब ऊष्मा ली नहीं जाती है तंत्र द्वारा, तो Q बराबर भी शून्य होगा। और जब Q बराबर शून्य होगा तो डेल्टा E बराबर भी शून्य होगा। तो तंत्र ऊष्मीय साम्य में है, अतः तंत्र का ताप भी स्थिर रहेगा, अर्थात डेल्टा T बराबर शून्य होगा। उस स्थिति में जो आपका आंतरिक ऊर्जा में आंशिक परिवर्तन है वो डेल ई अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी इंटू डी टी प्लस डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी डीवी का निम्न रूप हो जाएगा। और इसे हम डेल ई बराबर डेल डी ई बराबर डेल ई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी इंटू डीवी जो है उसका मान शून्य हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं डीवी का मान शून्य नहीं, क्योंकि डीवी का मान तो शून्य होगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी प्रक्रिया में स्थिर ताप पर आयतन में परिवर्तन के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर शून्य होगी, न कि आयतन में परिवर्तन शून्य होगा। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि स्थिर ताप पर किसी तंत्र के आयतन के प्रति आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर शून्य है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी तंत्र की ऊर्जा अर्थात किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती, तंत्र की ऊर्जा आयतन के प्रति अनाश्रित रहती है। अर्थात किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप का फलन है, आयतन का फलन नहीं है। यही जूल का नियम कहलाता है। और इस जूल के नियम से जो दो व्यंजकों की जो समस्या थी, जिस एक व्यंजन को अर्थात स्थिर ताप पर जब हम किसी तंत्र के आयतन में परिवर्तन करते हैं तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन कितना होगा, ये ज्ञात करना जो एक मुश्किल था, वो जूल ने इसको आसानी से समझा दिया। अर्थात किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा जो है वो केवल और केवल ताप का फलन है, आयतन का फलन नहीं है, अर्थात आयतन पर निर्भर नहीं करती। यह नियम केवल आदर्श गैसों पर सही ढंग से लागू होता है, लेकिन वास्तविक गैसों पर यह लागू नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि वास्तविक गैसों में स्थिर ताप पर आयतन में परिवर्तन से आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन धनात्मक होता है, इसका मान शून्य नहीं होता। हालांकि इसका मान बहुत कम होता है, लेकिन शून्य नहीं कहा जा सकता। अतः ये नियम अर्थात जूल का नियम केवल आदर्श गैसों पर लागू होता है, वास्तविक गैसों पर नहीं। स्थिर ताप पर किसी गैस या द्रव के आयतन को परिवर्तित करने के लिए अत्यधिक दाब की आवश्यकता पड़ती है। ठोस और द्रव के आयतन के समतापी परिवर्तन के लिए संबद्ध आंतरिक ऊर्जा का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आप जानते हैं डेल्टा टी बराबर शून्य होता है, अतः हम लिख सकते हैं डेल्टा ई बराबर
हम समाकलन करें V1 से V2 तक स्थिर ताप पर आयतन में परिवर्तन के साथ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन इंटू डीवी का, तो आप जानते हैं ये परिवर्तन जो है वो शून्य आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ठोस और द्रव तथा आदर्श गैसों के लिए डेल्टा V का मान बहुत कम होता है, अतः हम इसे शून्य मानकर ये कह सकते हैं कि आदर्श गैसों की भांति ठोस और द्रव में भी जूल का नियम लागू होता है। तो जूल ने आदर्श गैसों, ठोस और द्रव तंत्रों के लिए ये नियम दिया, परंतु वास्तविक गैसों के लिए जूल का नियम लागू नहीं हुआ। उसको जूल गुणांक के नाम के द्वारा ज्ञात किया, परंतु ये किस प्रकार ज्ञात किया इस वीडियो में हम नहीं जानेंगे, क्योंकि ये सिलेबस का भाग नहीं है। अतः हम इस वीडियो में केवल जूल नियम और जूल प्रयोग और जूल नियम का महत्व यही इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो निष्कर्ष के रूप में हमने क्या देखा? हमने देखा कि आप जानते हैं कि जो आंतरिक ऊर्जा में, किसी भी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में जो आंशिक परिवर्तन है वो दो अलग अलग कारकों पर निर्भर करता है। एक कारक ऐसा था, अर्थात एक कारक है ताप में के साथ परिवर्तन, दूसरा आयतन के साथ परिवर्तन। तो जूल ने आदर्श गैसों के लिए जो है ये सिद्ध किया कि आदर्श गैसों के लिए आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो केवल ताप से प्रभावित होता है, आयतन से प्रभावित नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप का फलन है, आयतन का फलन नहीं। तो आज इस वीडियो में हम यही जूल के नियम का तक ही इसका अध्ययन करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जूल थॉमसन प्रभाव क्या होता है और जूल थॉमसन प्रभाव के माध्यम से हम उसका क्या महत्व है और जूल थॉमसन गुणांक किसे कहते हैं और व्युत्क्रम ताप क्या होता है, इसे कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आप लगातार जो मेरे द्वारा जारी किए वीडियोज हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनते हुए किताब के माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से आसानी से वीडियो देखते रहिए और बताए हुए चैप्टर को और टॉपिक को समझने की आप प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।